गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को प्रिमिटिव एसजेएफ्स जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसकी हेल्प से प्रोसेस को सीपीयू को कैसे एलोकेट किया जाता है उसके एग्जाम्पल लेकर आप लोग को बताऊंगी। कल मैंने डिस्कस किया था नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ। नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ में क्या था कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू का एलोकेट हो गया तो सीपीयू उसको तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट एग्जीक्यूट ना हो जाए। और प्रिमिटिव एसजेएफ में क्या है कि अगर एक बार सीपीयू को कोई प्रोसेस मिला लेकिन आफ्टर सम टाइम कोई ऐसा प्रोसेस आया जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो उससे छोटा है तो वो उस पे स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोसेस पे। एसजेएफ का क्या मतलब होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम छोटा होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। लेकिन प्रिमिटिव एसजेएफ में क्या होगा कि मान लो कोई प्रोसेस है और उस समय केवल हमारे पास एक ही प्रोसेस था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम किसी दूसरे प्रोसेस से कंपैरिजन करें, तो उस केस में हम उसी प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट कर देते थे। लेकिन कुछ समय बाद कोई दूसरा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होता था, अगर वो सिस्टम में एंटर करता था तो सीपीयू हर बार जब भी कोई नया प्रोसेस सिस्टम में आएगा वो हर बार चेक करेगा अगर उसका बस टाइम छोटा होगा किससे, जो करंटली एग्जीक्यूट प्रोसेस है। अगर नए एंटर सिस्टम में जो नया प्रोसेस एंटर कर रहा है अगर उसका बस टाइम जो करंटली सीपीयू का लोकेटेड प्रोसेस है अगर उससे छोटा होगा तो वो सीपीयू नए प्रोसेस पर स्विच कर जाएगा और पुराने प्रोसेस तब तक क्या करेगा, वेट करेगा। आप लोग को जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल कराए थे आप लोग को प्रिमिटिव एसजेएफ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। कोई भी बिल्कुल बहुत ही सिंपल होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप कितना भी टफ कोई एग्जाम्पल आए उसको भी बहुत ही इजी वे में कर पाओगे। ठीक है, बस हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन सही रहे। बाकी मैंने ऑलरेडी आप लोग को 2 फॉर्मूला बताए थे कि जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो होता है CT माइनस अराइवल टाइम और जो हमारा वेटिंग टाइम होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। बस हमें इन्हीं 2 फॉर्मूलों को याद में रखना है और इसी की हेल्प से हम जितने भी जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट जब बनाएंगे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 पे हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमारे पास केवल एक ही प्रोसेस था P1, तो हम वो ही सीपीयू का एलोकेट कर देते हैं। उसका बस टाइम चाहे जितना भी ज्यादा हो उसी को एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रिमिटिव एसजेएफ है तो हमें हर बार रुकना पड़ेगा। तो हम कितनी बार रुकना पड़ेगा, जब जब नया अराइवल टाइम आएगा तो मान लो वो सिस्टम को नॉक करेगा। ठीक है, तो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो 1 पर सिस्टम में नया प्रोसेस आया। अब P1 हमारा एक एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये रिमेनिंग कितना बचा, 20। ठीक है, तो हमारा 20 बचा तो P1 और P2 में कंपैरिजन होगा 1 पे। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बस टाइम 20, P2 का है 3, छोटा कौन सा है P2, तो किसको मिलेगा CPU, P2 को मिलेगा। ठीक है, 2 टाइम पे फिर से नॉक हुआ। अब हमारे पास 3 प्रोसेस है, ये कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 सेकेंड। अब हमारे पास 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3। बस टाइम किसका छोटा है, P2 का, तो कौन एग्जीक्यूट होता रहेगा, P2 ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन नॉक होगा कब, जब 3 पे फिर से सिस्टम में नॉक होगा। अब 3 पे पहुंच गए तो 3 पे अब ये कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 एग्जीक्यूट हो चुका है। आप यहाँ पे पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, बाद में इसको रफ कर देना जब एग्जाम में, इसको जब आप सोल्व करेंगे प्रिमिटिव एसजेएफ के एग्जाम्पल तो आप लोग पेंसिल का यूज करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे और जब हमारा गैंट चार्ट बन जाएगा उसके बाद हम इन सबको बिल्कुल मिटा देंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर। तो
अब हमारे पास जब 3 मिली सेकेंड हो गए तब हमारे पास P1 P2 P3 P4 सारे प्रोसेस आ चुके हैं। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? P2, क्योंकि उसको बस टाइम सिर्फ एक ही है। तो P2 कब तक एग्जीक्यूट होगा? 1 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल बन चुका है। सिर्फ हमें कब तक थोड़ा मेहनत करनी है, जब तक सारे प्रोसेस सिस्टम में नहीं आते हैं। एक बार सारे प्रोसेस सिस्टम में आ जाएंगे, यानी 3 पे सारे आ चुके हैं, तब ये बिल्कुल सिंपल बन जाता है, जैसे नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ में होता है। तो जब P2 का एक ही बचा था तो P2 एग्जीक्यूट होने लगा। अब किसका छोटा है? P4 का, तो P4 को मिल जाएगा 2 तक। फिर किसका छोटा है? P3 का, कब तक एग्जीक्यूट होगा? 12 तक। फिर किसका छोटा है? P1 का, 20 बचा हुआ था उसका, तो ये हो गया 32। ठीक है, अब ये हमारा चला गया 32। अब हम सेम टेबल फिल करेंगे। P1 को कंप्लीशन टाइम क्या है? P1 का है 32। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 4। P3 का कंप्लीशन टाइम 12। P4 का कंप्लीशन टाइम 6। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? CT माइनस AT। तो 32, 3, 10 और 3। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो बस टाइम यहाँ पे 21 है। मैंने वो गैन चार्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कटिंग की थी, लेकिन एक्चुअल में 21 ही है। तो हम टर्न अराउंड टाइम में से 21 को माइनस करेंगे। तो ये कितना हुआ? 1 और 3 माइनस 2 यानी 1, 11। ठीक है, इसका टर्न अराउंड वेटिंग टाइम कितना है P2 का? 3 माइनस 3 यानी 0। इसका कितना है? 10 माइनस 6 यानी 4। P4 का कितना है? 3 माइनस 2 यानी 1। तो अगर हमसे पूछा जाए एवरेज टर्न अराउंड टाइम 32 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, और वेटिंग टाइम क्या है? 11 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंसर निकाल के लिख देना। तो सिर्फ हमें गैन चार्ट तक ही मेहनत करनी है। इसके अलावा जो वेटिंग टाइम है वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। कोई भी आप लोग को कैलकुलेशन देखना नहीं है, बस इसको पेंसिल से लिखना, बाद में इरेज कर देना, और हमें बस कंप्लीशन टाइम अगर हमारा सही आ जाएगा तो हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने कल इन्हीं एग्जाम्पल को लेके किया हुआ था। आज मैं प्रिमिटिव की हेल्प से इन्हीं एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आप लोग को इसमें भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में। मैं फिर से आप लोग को 1-2 एग्जाम्पल लेके और समझा दूंगी। ठीक है, तो गैन चार्ट शुरू करते हैं। 0 से 0 अराइवल टाइम पे हमारे पास कितने प्रोसेस अवेलेबल थे? हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस था जिसका बस टाइम 6 था, और हमारे पास चॉइस नहीं थी, तो हम P1 को CPU को दे देते हैं। लेकिन हमें 1 पे 2 पे 3 पे सिस्टम को नॉक करना है, यानी हमारे पास प्रोसेस आएंगे और हमें चॉइस दे करनी है। 1 पे नॉक हुआ, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, हल्का सा कट करेंगे 5। तो 1 पे हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, P1 और P2। बस टाइम कितना बचा है? इसका 5, इसका 4। छोटा कौन सा? P2। तो किसको मिल जाएगा? CPU P2 को मिल जाएगा। हम 2 पे रुकेंगे क्योंकि फिर से सिस्टम में नॉक हुआ। ये 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है, हल्का सा कट करेंगे, 3 बचा है। तो 2 पे हमारे पास 3 चॉइस है, P1 P2 और P3। छोटा कौन सा है? P3। तो हम P3 को सिस्टम को दे देंगे। 3 पे फिर सिस्टम में नॉक हुआ, ये कितना बचा? 1। अब 3 पे हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ भी ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा CPU स्विच नहीं करेगा। अब वो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे नॉन प्रिमिटिव SJF में हुआ था। 3 पे हमारे पास सारे प्रोसेस हैं, तो जो सबसे छोटा होता है CPU उसको मिलता है। छोटा कौन सा है? P3। तो P3 को मिलेगा कब तक? 1 सेकेंड और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब छोटा कौन सा है? P2 और P3 का जो टाइम है 3, 3, वो बिल्कुल इक्वल है।
तो अगर जब भी बस टाइम इक्वल हो जाते हैं और हमें चॉइस करनी होती है तो उस केस में हम जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आता है उसको सीपीयू पहले मिलता है। यानी अब मिलेगा सीपीयू P2 को कितने समय तक के लिए, 3 तक के लिए, 4 और 3 7। अब P1 और P4 बचे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे टिक लगाते रहिएगा कि ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। P1 और P4 बचे हैं, तो छोटा कौन सा है, P4 कब तक मिलेगा, 3 तक, 10। फिर कौन सा है P1 कितने समय तक के लिए मिलेगा, 5 तक के लिए, तो 10 और 5 15। तो ये हमारा गैन चार्ट रिप्रेजेंटेशन बन गई। अब हम इस विद द हेल्प ऑफ दिस गैन चार्ट वी फिल द एंट्री ऑफ कंप्लीशन टाइम। तो देखो P1 जो 15 है, जो ये टाइम है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। जब भी जो भी लास्ट में कंप्लीट हुआ, P2 का क्या है 7, P3 का क्या है 4 और P4 का क्या है 10। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, CT माइनस अराइवल टाइम, यानी 15, 6, 2, 7। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 4। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि ये कटिंग आप जो कर रहे हो आप उससे माइनस कर दो। हमें ओरिजिनल जो बस टाइम है उसी से ही माइनस करना है, कटिंग पे ध्यान नहीं देना। इसलिए मैंने कहा कि इसको पेंसिल की हेल्प से लिखना, और जब आपका ये CT कंप्लीट हो जाए, गैन चार्ट बन जाए, तो इसको मिटा देना। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज TAT, तो 15 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, और एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू हमारा 9 प्लस, इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग, 9, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, तो 9 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 करके हम इसका वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सब अराइवल टाइम डिफरेंट ऑर्डर पे आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको ऑर्डर में कर लेंगे। तो सबसे पहले P3, देन P4, P2, P1। अराइवल टाइम क्या है 0 1 2 3। अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लेंगे। BT P3 का क्या है 6 4 4 और 2। CT टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। अब स्टार्ट करते हैं अपनी गैन चार्ट रिप्रेजेंटेशन से। हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। वी हैव सिंगल प्रोसेस दैट इज P3, तो हम P3 को CPU एलोकेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन करेंगे सिर्फ 1 ही सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड पे नॉक होगा सिस्टम पे। अब ये कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है 1 मिली सेकेंड, यानी 5 बचा। अब P4 आ चुका है 1 पे, तो हमारे पास 2 चॉइस हैं, P3 और P4 की। छोटा कौन सा है P4, किसको मिलेगा CPU P4 को। लेकिन ये 2 ही मिली सेकेंड तक वो, या 2 मिली सेकेंड या 2 सेकेंड वो उसी तक एग्जीक्यूट होगा। फिर सिस्टम में 3 प्रोसेस आ जाएंगे, P2 भी आ जाएगा। तो ये कितना एग्जीक्यूट हुआ है 1 मिली सेकेंड, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास 3 प्रोसेस है 5 3 P3 P4 और P2। अब छोटा कौन सा है P4, क्योंकि इसका बस टाइम 3 है, तो सिस्टम P4 को ही मिलेगा 3 पे। 3 पे हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब ये कट के कितना रह गया है 2। हमारे पास P3 भी है, P4 भी है, P2 भी है, P1 भी है। अब देखो इसका बस टाइम कितना बचा 5, P4 का 2, P2 का 4, P1 का 2। तो P4 और P1 का सेम है। तो अगेन देर इज ए कंफ्यूजन रिगार्डिंग द बस टाइम which is shortest. तो both are same. The bus time for both process P4 and P1, they have the same bus time. तो हम
कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, तो हम कंफ्यूजन को जो भी प्रोसेस सिस्टम में पहले आएगा उसके बेसिस पर टाई ब्रेक करेंगे। तो सिस्टम पहले किसको मिलेगा, P4 को, क्योंकि P4 पहले आया था। अब हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं, तो अब हमें स्विच नहीं करना है, अब हम नॉर्मल एल्गोरिदम की तरह वर्क करेंगे। तो P4 कितने समय तक के लिए मिलेगा, 2 यानी 5 तक के लिए। अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बचा P3, P4 और P3, P2 और P1। छोटा कौन सा है, P1, तो इसको मिल जाएगा। फिर छोटा कौन सा है, P2, उसको मिल जाएगा। फिर P3 लास्ट में, 11 और 5 16। तो P1 का जो टाइम है कंप्लीशन का वो है 7, यहाँ पे लिख देंगे। P3 का कंप्लीशन टाइम है 16, यहाँ पे लिख देंगे। P4 का कंप्लीशन टाइम है 5, यहाँ पे लिख देंगे। P2 का कंप्लीशन टाइम है 11, यहाँ पे लिख देंगे। टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, ये माइनस ये 16, 4, 9, 4। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, यानी 10, 0, 5, 2। तो लास्ट में निकाल लेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 16 + 4 + 9 + 4 डिवाइड बाई 4, और एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 10 + 0 + 5 + 2 डिवाइड बाई 4। तो जो भी आंसर आएगा हम लोग यहाँ पे निकाल कर लिख देंगे। अब देखिए, ये बहुत जो मेन जो कंफ्यूजन था वो बार बार वेटिंग टाइम निकालने में था। तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर हो गया। हमें सिर्फ गैंट चार्ट बनाना है, हमें सिर्फ गैंट चार्ट पे फोकस करना है। अगर हमारा कंप्लीशन टाइम ठीक निकल गया तो हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इसको हर बार जितनी बार भी कोई नया प्रोसेस सिस्टम में आएगा वो सिस्टम में नॉक करेगा, वेट रुकेगा, CPU देखेगा। अगर कोई प्रोसेस छोटा बस टाइम का होगा तो वो उसको लेकर दूसरे पे स्विच कर जाएगा। अगर कोई दूसरा छोटा आएगा तो हर बार जितना वो एग्जीक्यूट होता रहेगा उसके बस टाइम से उतना माइनस करते जाएंगे। और ये जो माइनस आप करेंगे ये पेंसिल से करेंगे, बाद में इसको इरेज कर देना है। तो इसकी हेल्प से हम कोई भी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जो भी होगा हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार जब हमारा अराइवल टाइम जो मैक्सिमम वाला है, मतलब जब हमारे सारे प्रोसेस आ जाएंगे तब वो बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम की तरह हो जाएगा, जो सिंपल नॉन प्रिमिटिव SJF एल्गोरिदम हमने पढ़ी है। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। बस जो हमें थोड़ा बहुत देखना है वो तब तक जब तक सारे प्रोसेस सिस्टम में नहीं आते हैं, और हमें हर बार चेंज करते रहना है। और अगर 2 प्रोसेस का बस टाइम सेम हो तो जो टाई ब्रेक होगा वो जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आएगा उसकी हेल्प से किया जाएगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे पिंग करना, मैसेज करना, मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेके आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने आप लोग को रजिस्टर में कराए थे क्लास में, आप उनको भी इसी एग्जाम्पल की इसी तरह गैंट चार्ट बना के सोल्व करना और देखना कि जो आंसर आप लोग निकालना है वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत वैरायटी के क्वेश्चन हो चुके हैं, और कोई भी जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो इनसे टफ नहीं आएगा। वो विद इन जितने भी एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए यहाँ पे करे उसी के आसपास ही रहेगा, कोई बहुत टफ नहीं आएगा। और इससे आप कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप उसको सोल्व कर लोगे।